हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आज आपके लिए लाया हूँ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आर के जैन का सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम लोग आर के जैन के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑल कंपटीशन के लिए, आइदर फॉर जेई और एई और एनी पीएसयू। थर्मोडायनेमिक्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड आज हम लोग सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट 2 वगैरह वगैरह आते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट गैस। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस होता क्या है, ये सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट गैस अगर हम जान जाएंगे होता क्या है तो थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा आप यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए परफेक्ट गैस कह रहा है कि परफेक्ट गैस में नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, कोई भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं होता है। CV और CP में भी कांस्टेंट फॉर गैस का अगर हम बात करें, अगर हम परफेक्ट यहाँ से हटा दें तो उसके लिए मे कांस्टेंट, CP और CP का वैल्यू मे कांस्टेंट और मे नॉट कांस्टेंट। परफेक्ट गैस या फिर गैस को अगर हम क्लासिफाई करें तो गैस होता है थर्मली परफेक्ट गैस एक होता है थर्मली परफेक्ट गैस, एक होता है कैलोरिकली परफेक्ट गैस, एक होता है इम्परफेक्ट गैस जिसको हम लोग रियल बोलते हैं। थर्मली परफेक्ट गैस को हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं, कैलोरिकली परफेक्ट गैस को हम लोग सिर्फ परफेक्ट गैस बोलते हैं, और इम्परफेक्ट को हम लोग रियल बोलते हैं, जो रियल गैस है। सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आइडियल गैस होता क्या है। नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, वैसा गैस जिसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं हो। फॉलो गैस लॉ एट ऑल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर आइडियल गैस है तो गैस लॉ को फॉलो करेगा सभी टेम्परेचर पे, सभी प्रेशर पे और सभी वॉल्यूम पे। फिर भी अगर आइडियल गैस को और हम क्लासीफाई करें और हम अच्छे से देखने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड इंथैल्पी is also a function of temperature. This law tells us internal energy is a function of temperature only. This is known as Joule's law. ठीक है, and we know that हम लोग जानते हैं H is equal to U plus PV. PV is equal to RT. U is a function of temperature. R is a constant T. Hence H is a function of temperature. मतलब U is a function of temperature, H is a function of temperature आइडियल गैस में। अगर हम CV का बात करें तो CV होता है du बटा में dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, du बाई dt। अब हम लोग जानते हैं कि U जो है इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब CV इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सिमिलरली CP इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, CV, CP सब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो, CV और CP कांस्टेंट नहीं हो, सब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो, तो हम उसको आइडियल गैस बोलते हैं। नेक्स्ट है कैलोरिकली परफेक्ट गैस, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में परफेक्ट गैस बोलते हैं। इसमें वही होता है नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है। फॉलो गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, गैस लॉ को भी फॉलो करेगा। बस फर्क सिर्फ ये है कि CP और CV यहाँ पर कांस्टेंट है, नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर ये CP और CV क्या है, कांस्टेंट है। हेंस U इज इक्वल टू CV इंटू T, H इज इक्वल टू CP इंटू T। ठीक है, U इज इक्वल टू CV इंटू T और H इज इक्वल टू CP इंटू T। अब हम बात करते हैं रियल गैस। रियल गैस में क्या होता है कि इम्परफेक्ट गैस या रियल गैस, देयर इज ए मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यहाँ पर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। लेकिन यदि लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल।
So follow the gas law at very low pressure and high temperature. मतलब बहुत ही कम प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर पर रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस या परफेक्ट गैस. मतलब आइडियल गैस और परफेक्ट गैस का बात करें दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों लगभग सेम है, लेकिन अंतर सिर्फ क्या है कि सीपी और सीवी परफेक्ट गैस में कांस्टेंट होता है और यहाँ सीपी और सीवी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है. यहाँ पर रियल गैस का अगर हम बात करें तो रियल गैस का इंटरनल एनर्जी जो है, रियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी जो है, रियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी जो है, वो इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड एंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. सीपी और सीवी का बात करें तो वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो कह रहा है कि परफेक्ट गैस ऑल टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और वॉल्यूम पे वैलिड है. मतलब परफेक्ट गैस इक्वेशन या गैस आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग किसी भी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे लगा सकते हैं, बशर्ते वो आइडियल गैस हो. अगर परफेक्ट गैस है, रियल गैस पे भी लगा सकते हैं यदि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो तो. नाउ हम लोग क्वेश्चन में आते हैं वापस. क्वेश्चन ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट गैस. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट गैस को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, मतलब ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस. परफेक्ट गैस अगर है तो वहां पर सारा लॉ मेरे पर एप्लीकेबल है, सारा गैस का लॉ एप्लीकेबल होगा. ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ, मतलब ऑल ऑफ द एबव. इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव. क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोलता है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट. द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट. एसआई में हम टेम्परेचर को केल्विन से मापते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द यूनिट ऑफ मास इन एसआई यूनिट. मास को हम लोग किलोग्राम मापते हैं. द यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई यूनिट. एसआई यूनिट में टाइम को हम लोग सेकेंड में मापते हैं. द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट. लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ होता क्या है? तो चार्ल्स लॉ ये बोलता है, ये आइसोबेरिक प्रोसेस है. ये क्या है? आइसोबेरिक प्रोसेस है. चार्ल्स लॉ आइसोबेरिक प्रोसेस. चार्ल्स लॉ को अगर हम बढ़िया से देखने की कोशिश करें तो चार्ल्स लॉ ये बोलता है फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, मास फिक्स है, इफ हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर. प्रेशर भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, मास और प्रेशर दोनों का दोनों कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम चेंजेस डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. कब? जब मास कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है. किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे और किसी पर्टिकुलर मास को लेकर के अगर हम लोग उसको हीटेड करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी एक्सपैंड होगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा. ये हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट अपेयर होगा. दैट मीन्स V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2. इसका ग्राफ अगर देखने की कोशिश कीजिए तो ये ग्राफ यहाँ से वैरी करते हुए जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते हो उस डायरेक्शन में, वैसे वैसे आप देखोगे कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है. डिफरेंट प्रेशर के लिए डिफरेंट होगा. प्रेशर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है. P1 के लिए ऐसा होगा. फॉर P1 if temperature increases from -273 to 0 and then 273 Kelvin, इस डायरेक्शन में अगर हम बढ़ता है तो आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा. ठीक है, दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ. तो चार्ल्स लॉ में हमको दिखा V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2. तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Gay-Lussac law for a perfect gas. Gay-Lussac law for a perfect gas. The absolute pressure of a given mass vary directly as. सबसे पहले Gay-Lussac law होता क्या है ये हमको देखना होगा. Gay-Lussac law. Gay-Lussac law देखने की कोशिश कीजिए. Gay-Lussac लॉ का एक और नाम है रिग्नॉल्ड्स लॉ.
फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ परफेक्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रख दे, द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर ए फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम और मास दोनों अगर फिक्स है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये है गैल्यूसिक लॉ। तो आपका क्वेश्चन ये कहता है, अकॉर्डिंग टू गैल्यूसिक लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास वैरी डायरेक्टली एज टेम्परेचर, प्रेशर वैरी डायरेक्टली एज टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन आइडियल गैस एज कंपेयर टू द रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज, आइडियल गैस as compared to real gas at very high pressure occupies। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको थोड़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जाना होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो आइडियल गैस के बारे में बताता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर भी आप सोच देखिए आगे काम देगा आपको। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ एजम्पशंस है, एजम्पशंस यहाँ पर है। एजम्पशन नंबर 1 बोलता है कि ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल गैस पार्टिकल्स, पहला। दूसरा एजम्पशन ये बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल बहुत कम है वॉल्यूम ऑफ द गैस, टोटल कंटेनर का वॉल्यूम जो भी है वो बहुत ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल का। मतलब गैस पार्टिकल का अगर बात करें, सारे गैस पार्टिकल को अगर हम कंसिडर करें, तो सारा गैस पार्टिकल का जो वॉल्यूम मिलाकर के होगा पूरा कंटेनर के गैस के वॉल्यूम के कंपेरिजन में बहुत ही कम होगा। यह एजम्पशन नंबर 1 बोलता है। दूसरा नंबर ये बोलता है कि नो अट्रैक्शन और रिपल्सन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी अट्रैक्शन या कोई भी रिपल्सन नहीं होता है। मतलब कि कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी रिपल्सन नहीं होता है। अगर गैस में कॉलिजन होता है, गैस मॉलिक्यूल के बीच कॉलिजन होता है, तो अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स या ऑन द वॉल, कॉलिजन दो तरह से हम डिवाइड कर दें, अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल, ये जो कॉलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि एनर्जी का लॉसेस नहीं होगा, जो भी एनर्जी रहेगा वो उतना ही एनर्जी रहेगा। मतलब बॉल को अगर हम दीवार से टकराएं तो जिस वेलोसिटी से बॉल गया था उसी वेलोसिटी से बॉल वापस आना चाहिए। दैट मीन्स कुछ भी एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स एनर्जी जो भी है उसमें लॉस नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। नेक्स्ट बोलता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा। प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल, प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल इज इक्वल टू 1/3 mNu²/V। ये जो एजम्पशन है, जो गैस इसको फॉलो करेगा, इस सारा एजम्पशन को फॉलो करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस। रियल गैस कौन कौन सा हो सकता है? तो रियल गैस, मेरे पास जितना भी गैस का नाम है वो सारा रियल गैस होता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन और जो भी है वो सारा का सारा रियल गैसेस है। रियल गैसेस अगर ये सारा प्रॉपर्टी फॉलो करे तो उसको हम आइडियल गैस बोल सकते हैं। लेकिन आइडियल गैस जो होता है वो सारा फॉलो करता है। एक्चुअल में कोई भी आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी थ्योरी के लिए हम लोग इसको मान के चलते हैं कि कुछ आइडियल गैस होता है जो कि ये सारा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। जो फॉलो करता है इसको, वो उसको हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं। नाउ यहाँ पर a pressure acting on the wall is equal to 1/3 mNu²/V। m be the mass of particle, mass of the particle, mass of the particle, जितना ही mass of the particle है वो। n be the number of particle, जितना number of particle, total mass कितना हो जाएगा? m into n, total mass। u square with the mean square velocity, mean square velocity that means हर एक particle का अगर velocity v1 v2 v3 है तो उसका जो mean स्क्वायर का जो मीन होगा उसको हम लोग यू स्क्वायर नोट कर रहे हैं। वी विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इस तरह से हम प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल पे जो भी प्रेशर एक्ट होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो ये एजम्पशन को जो फॉलो करेगा उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। नाउ अगर हम बात करें कि एट लो प्रेशर भी कितना, तो अप्रोक्स 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कितना, तो हाई टेम्परेचर मैक्सिमम हो सकता है। रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, रियल गैस जो भी होता है बिहेव करता है आइडियल
गैस के रूप में एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर। सपोज अगर ये प्रेशर बहुत ही कम है, प्रेशर अगर बहुत कम है तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होगा, नो मॉलिकुलर अट्रैक्शन नो मॉलिकुलर रिपल्सन, दूर दूर अगर मॉलिक्यूल होगा तो नो मॉलिकुलर अट्रैक्शन और नो मॉलिकुलर रिपल्सन, दैट मीन्स इस वॉल्यूम जो होगा गैस पार्टिकल का वो बहुत ही कम होगा क्योंकि बहुत दूर दूर है वो। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, इसको हम डिफाइन करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के हिसाब से। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक टर्म है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ये होता है Vm ऑफ रियल, Bm ऑफ आइडियल। Bm क्या है? मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन मोल का जो वॉल्यूम है वो। आइडियल के लिए हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, आइडियल गैस इक्वेशन से, लेकिन रियल के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करके Vm निकालते हैं। ये दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो आइडियल के लिए हम लोग क्या जानते हैं? PV इज इक्वल टू NRT या MRT। तो यहाँ से एक मोल के लिए n इज इक्वल टू 1 करते हैं तो PV इज इक्वल टू RT। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम लोग ये निकाले Vm आइडियल के लिए RT बाई पी, भी निकालें RT बाई पी। नाउ इसको अगर हम पुट कर दें उठा करके ऊपर वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो मेरे पास ये इक्वेशन मिलता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। नाउ आइडियल गैस जो है, तो आइडियल गैस के लिए Vm जो निकाले वो RT बाई पी निकला। रियल गैस के लिए हम जो निकाले Vm वो ZRT बाई पी निकला। अब अगर हम बात करें यहाँ, यहीं से क्वेश्चन जो बोल रहा था कि एट हाई प्रेशर पर प्रेशर अगर बढ़ाते, मतलब हाई प्रेशर अगर हाई हो जाता है तो RT बाई पी क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। RT बाई पी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर हाई होता है तो प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो RT बाई पी डिक्रीज होगा। बीएम आइडियल का प्रेशर बढ़ता है तो RT बाई पी जो भी होगा डिक्रीज होगा, पूरा वैल्यू डिक्रीज होगा। ये डिक्रीज हुआ वैल्यू में अगर हम लोग हायर वैल्यू 1.2, 1.3, 1.4 कुछ भी ऐसा 1 से ज़्यादा चीज़ से गुना कर देते हैं तो हमको वो वॉल्यूम जो मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। कह रहा है हाई प्रेशर, बट एट हाई प्रेशर द वैल्यू ऑफ Z इज मोर देन 1, Z का वैल्यू मोर देन 1। यहाँ जो मिला हमको वो आइडियल के केस में, और यहाँ जो मिलेगा टोटल रियल के केस में, वो रियल का जो वॉल्यूम होगा वो जाहिर बात है हायर प्रेशर पर रियल का वॉल्यूम जो होगा वो आपका ज़्यादा होगा, रियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा आइडियल से। हायर प्रेशर पर रियल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा आइडियल के केस से, आइडियल के कंपैरिजन से। नाउ यहाँ से भी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और थोड़ा फर्दर इसमें आप बढ़िए। कहता है कि अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का डायग्राम अगर ड्रॉ करें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का अगर डायग्राम हम ड्रॉ करें तो बोलता है एट लो प्रेशर, प्रेशर अगर बहुत ही कम है तो मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होगा, तो मॉलिक्यूल्स मेरा बहुत ही दूर दूर होगा। नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, जब नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन होगा दैट मीन मॉलिक्यूल बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। अब मॉलिक्यूल्स अगर आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? जेड का वैल्यू हो जाएगा 1। आइडियल गैस के लिए कितना होता है जेड का वैल्यू? जेड का वैल्यू होता है 1, ठीक है, क्योंकि हम अभी देखिए जेड इज इक्वल टू Vm ऑफ रियल बटा में Vm ऑफ आइडियल। अगर रियल गैस जो है वो आइडियल से बिहेव करे तो जेड का वैल्यू को 1 मिलता है। जेड का वैल्यू 1 यानी कि ये लाइन मतलब लो प्रेशर में जो रियल गैस है वो रियल गैस दूर दूर है, उसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, इसलिए वो बिहेव करता है एज एन आइडियल गैस, क्योंकि वहाँ पर नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन होता है, तो वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करता है। आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा दैट मीन्स उसका जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर और इंक्रीज करते हैं, फर्दर अगर प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है कि द प्रेशर इंक्रीजेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस।
मॉलिक्यूल थोड़ा पास आ जाएगा, मतलब मॉलिकुलर अट्रैक्शन टेक्स प्लेस एंड द वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम देखिए यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। फर्दर अगर हम प्रेशर राइज करते हैं, फर्दर अगर प्रेशर राइज करते हैं तब अब क्या हो जाएगा, टकराएगा, कोलाइड हो जाएगा, और कोलाइड होने के बाद वो रिपेल हो जाएगा, वो रिपेल करेगा। फर्दर हाई प्रेशर, द प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर, देन आफ्टर कॉलिजन रिपल्सन टेक्स प्लेस एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेज, एंड द वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीजेज होगा, मतलब z इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर दिख रहा है कि वो पहले तो कांस्टेंट था, फिर नीचे आया, फिर बढ़ा, तो यहाँ पर इधर यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम का बढ़ना चालू हो गया। एट हायर प्रेशर पर, हायर प्रेशर पर, एट हायर प्रेशर पर मतलब हायर प्रेशर, इस जोन में वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस इज लोअर दैन द रियल गैस। इंटरमीडिएट जोन में जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लोअर दैन द आइडियल गैस, बट इन केस ऑफ लो प्रेशर में वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस या वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस दोनों इक्वल है। तो यहाँ से क्लियर है कि एट हाई प्रेशर में द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस इज लोअर दैन द रियल गैस एट हाई प्रेशर में। ना सिचुएशन मेरे पास ये है कि इसको अगर हम बढ़िया से देखें, और तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एन आइडियल गैस compared to the real gas at very high pressure occupies less volume. Ideal gas as compared to real gas at very high pressure occupies less volume. आंसर में दिया है more volume, लेकिन होगा less volume. Now next ये बोलता है कि the general gas equation is, general gas equation क्या है, थर्मोडाइनमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जो इक्वेशन हमको मिलेगा वो इक्वेशन होता है, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू mRT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। बट केमिस्ट्री में हम लोग ये जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT, nRT, n be the number of mole, R be the universal gas constant, T be the temperature। ये केमिस्ट्री के लिए ये है PV इज इक्वल टू mRT, P इज द प्रेशर, V be the वॉल्यूम, m जो है यहाँ पर ये मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस, मास इन केजी, मास इन केजी। आर बी द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, आर बी द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, आर का वैल्यू होता है 1287। इस आर का वैल्यू होता है 8.14। जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। PV इज इक्वल टू mRT, आइडियल गैस इक्वेशन होता कितना है, बस वही पूछा गया है, PV इज इक्वल टू mRT। नाउ gas laws are applicable to, gas laws are applicable to gases, gases alone and not to vapor। gas law सिर्फ gases के लिए applicable है। Now according to Dalton's law the total pressure of the mixture of the gas is equal to, now according to Dalton's law the total pressure of the gas mixture of the gas is equal to, Dalton's law of partial pressure ये बोलता है कि the resultant pressure exerted by a mixture of gases or vapor which does not react in any way। सपोज एक कंटेनर है, कंटेनर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो इसमें अगर ये सारा रिएक्ट नहीं करता है आपस में, अगर ये रिएक्ट नहीं करता है, then the total pressure is equal to sum of the partial pressure of the different gases। This is known as Dalton's law of partial pressure। P1, P2, P3 be the partial pressure of different gases। This is known as Dalton's law of partial pressure। तो इसमें 13 का आपका हो जाएगा sum of the partial pressure of all। 14 क्वेश्चन बोलता है ये, which of the following can be regarded as gas so that the gas law could be applicable within the commonly encountered temperature limit।
तो यहाँ पर ढूंढना ये है कि कौन कौन से गैस के लिए गैस लॉ एप्लीकेबल होगा। तो जो यहाँ पर गैस है वो उसमें गैस लॉ एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर स्टीम है, यहाँ पर वाटर वेपर है, यहाँ पर मॉइस्चर है, यहाँ पर स्टीम वेपर है। तो ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ और सिर्फ गैसेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। बताने की जरूरत है नहीं। In polytropic process, the perfect gas equation P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 can be used only to determine मतलब ये इक्वेशन अगर लगा रहा है वो सिंगल इक्वेशन, एक इक्वेशन हमको अगर एक इक्वेशन है तो एक चीज़ निकलेगा, दो इक्वेशन तो दो चीज़ निकाल सकते हैं, तीन इक्वेशन तो तीन चीज़, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल है, नंबर ऑफ इक्वेशन, जितना इक्वेशन होगा उतना वेरिएबल निकल सकता है। तो एक सिंगल इक्वेशन है तो वन प्रॉपर्टी निकल सकता है यहाँ से, वन प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द स्टेट प्रोवाइडेड ऑल अदर प्रॉपर्टीज आर नोन, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। नेक्स्ट बोलता है क्लोज सिस्टम क्या होता है। तो क्लोज सिस्टम जानने के लिए हम लोग ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम तीनों पता होना चाहिए। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि सपोज ये क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में जो भी पार्टिकल यहाँ पे हम रखेंगे पार्टिकल बढ़ेगा नहीं, जितना मास रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पर हम इसको हीट देते हैं तो एनर्जी तो फ्लो होगा लेकिन मास फ्लो नहीं होगा। तो वैसा सिस्टम जिसमें एनर्जी फ्लो करे मास फ्लो ना करे उसको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम में बात होता है तो अगर ये ओपन सिस्टम है, कुछ फ्लो कर रहा है, कुछ ये डक्ट है, मान लीजिए डक्ट से कुछ फ्लो कर रहा है, तो इस सिस्टम बाउंड्री जो है इसके अक्रॉस मास भी फ्लो करेगा और यहाँ पर अगर कुछ हीट करते हैं तो एनर्जी भी फ्लो करेगा। मतलब वैसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों फ्लो करता है उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। वैसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी फ्लो करे मास फ्लो ना करे उसको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना ही एनर्जी ना ही मास दोनों का दोनों कोई फ्लो नहीं करता है। तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि क्लोज सिस्टम इज वन इन विच मास डज नॉट क्रॉसेस द सिस्टम बाउंड्री ऑफ द सिस्टम दो एनर्जी मे डू सो, मतलब मास फ्लो नहीं करता है और एनर्जी फ्लो करता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए है। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू, टेम्परेचर जो होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक अभी हम लोग देखे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का। तो हम लोग एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज टेम्परेचर। याद रखिएगा, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। Now according to kinetic theory of gases, the absolute zero temperature attained when, absolute zero temperature कब attain होता है? तो zero temperature मतलब kinetic energy is directly proportional to temperature, मतलब kinetic energy अगर जीरो हो तो kinetic energy अगर जीरो हो तो absolute zero temperature attain होगा, मतलब 19 का C। 20 kinetic energy of the gas assume that the collision between the molecules इज परफेक्टली इलास्टिक, पहले ही बताया जा चुका है, परफेक्टली इलास्टिक। मतलब यहाँ पर दिखाए थे हम लोग, यहाँ पर दिखाए थे कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो तो टेम्परेचर जीरो। फिर ये बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस इज assume दैट द कॉलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कॉलिजन होगा, तो कॉलिजन जो दो तरह का बताया गया है यहाँ पर, अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स, ऑन द मॉलिक्यूल्स, जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, जो कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 तो कह रहा है द प्रेशर ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E इज इक्वल टू, प्रेशर मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के कितना बराबर होता है। तो इसके लिए डेरिवेशन देखना होगा आपको। इसके लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डेरिवेशन देखना होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये बोलता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये बोलता है, सपोज करिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कोई कंटेनर है, कंटेनर का लंबाई भी एल है, चौड़ाई भी एल है, ऊंचाई भी एल है, तीनों एल है। इसके अंदर बहुत सा गैस पार्टिकल है। गैस पार्टिकल यहाँ से इस दीवार के पास जाएगा
सपोज यहाँ से यहाँ तक गया तो एक बार टकरा के जब यहाँ से यहाँ आएगा तो दोबारा टकराएगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना, दोनों में टोटल लेंथ कितना टेबल किया, टोटल लेंथ टेबल किया 12। टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक 12। अब रहा बात वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनिशियल में जाते समय इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था और लौटते समय इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था। अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। इसलिए अगर टोटल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस का बात करें तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम जो है माइनस निगेटिव mv(x1)। x1 इसलिए क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, एक पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं और ओनली एक डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं। तो जो फाइनल मोमेंटम है वो माइनस mv(x1) फिर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी का डायरेक्शन था इनिशियल में वो तुम्हारा m(v(x1) था। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस 2mv(x1). अगर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना, टोटल मोमेंटम मैग्नीट्यूड वाइज कितना चेंज हुआ तो 2mv(x1). अच्छा, एक कॉलिजन होने के बाद सेकेंड कॉलिजन से पहले तक टोटल टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा डिस्टेंस बटम टाइम। तो यहाँ से यहाँ गया डिस्टेंस टेबल किया 12। स्पीड जो है वो है vx1। जो वेलोसिटी था उसके पास वो vx1 था, तो डिस्टेंस बटा में स्पीड करेंगे तो टाइम निकलेगा। देन चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, अगर हम निकालने की कोशिश करें तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ऊपर में जो मोमेंटम चेंज हुआ 2mv(x1), बट हम टाइम जो लगा 2L1/vx1। इसमें 2 कैंसिल करेंगे तो mv(x1)² हो जाएगा। नाउ देन प्रेशर अगर बात करें तो प्रेशर होता है फोर्स बटा में एरिया। जिस एरिया से वो टकरा रहा है वो ये एरिया था, ये एरिया से टकराया, लंबाई गुनी चौड़ाई L इंटू L, तो फोर्स बाई L²। अगर फोर्स का बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा पार्टिकल था। एक पार्टिकल जो जाकर टकराया तो उसमें जो फोर्स डेवलप हुआ वो mv(x1)²/L। दूसरा पार्टिकल mv(x2)²/L। तीसरा पार्टिकल mv(x3)²/L। इस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। ये तो फोर्स सभी को अगर हम ऐड कर दें तो जो भी मिलेगा टोटल फोर्स मिलेगा बटा में टोटल L² विद द एरिया। दिस इज द टोटल प्रेशर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो L यहाँ पर L² यहाँ पर L³ हो जाएगा और मास को बाहर m/L³ बाहर कर दिए तो vx1² vx2² vx3² इस तरह से बढ़ते चला गया m/L³ vx1² प्लस vx2² प्लस vx3²। अगर हम ऊपर नीचे n से गुना भागा कर दें तो मेरे पास ये मिलता है, फिर m/L³ nvx² v(x)² इसको हम इस जैसे ऐसा लिखे हैं। कह रहा है सिंस m मॉलिक्यूल्स है 3 वेलोसिटी कंपोनेंट vx, vy एंड vz। एक मॉलिक्यूल्स के पास तीनों वेलोसिटी कंपोनेंट होता है vx, vy और vz। v को तोड़े हैं तो vx, vy, vz मिला। मतलब एक टुकड़ा जो होगा वो vx, टोटल वेलोसिटी का v था तो उसका एक टुकड़ा 1/3 ऑफ v² जो होगा वो vx के बराबर होगा। तो vx² इज इक्वल टू 1/3 v²। इसको vx² को यहाँ से यहाँ पर डाल देना, प्रेशर में डाल दीजिए। तो जो आपको मिला वो हम यहाँ से देखें vx² इज इक्वल टू 1/3 v²। पुटिंग इन एबव इक्वेशन में पुट किए तो p इज इक्वल टू m/L³ nvx², ये तो था, इसमें हम पुट कर दिए तो 1/3 v² पुट की। n इंटू m, n बी द नंबर ऑफ पार्टिकल, m बी द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल। टोटल गुना कर देंगे तो मिलेगा हमको मोलर मास ऑफ द गैस। तो m 1/3 जिसका था v²। तो वॉल्यूम L³ को हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर 2 से ऊपर नीचे हम गुना भागा करें ऊपर नीचे तो जो मेरे पास मिलता है वो मिलता है 2/3 1/2 mv² बाई वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम का बात करें, वॉल्यूम अगर हम 1 कर दें तो प्रेशर जो होगा 2/3 EK बटा में वॉल्यूम। EK बाई वॉल्यूम। EK विद मीन काइनेटिक एनर्जी
तो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। यदि वॉल्यूम 1 है तो प्रेशर 2/3 इंटू ई। क्वेश्चन जो बोलता है आपका कि मीन काइनेटिक एनर्जी जो होता है, द प्रेशर ऑफ ए गैस इन टर्म्स ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई इज इक्वल टू 2/3 ई, 2/3 ई पर यूनिट वॉल्यूम, 2/3 इंटू ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज डायरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, पहले देख चुके हैं हम लोग। सुपर हीटेड वेपर बिहेव्स, सुपर हीटेड वेपर अगर है, अगर सुपर हीटेड वेपर का अगर हम बात कर रहे हैं, अगर टू फेज डोम है, दिस इज पी, दिस इज वी, पीवी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई गैस, कोई सॉलिड है, उसमें टेम्परेचर राइज करते हैं, फिर क्या होता है, फेज चेंज होता है, फिर उसका टेम्परेचर राइज होता है। मतलब यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से लिक्विड जो था वो वेपर में ट्रांसफॉर्म होना चालू होगा और ये यहाँ पर पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये वेपर को फर्दर हम इसमें हीट दिए, एस दिए, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इस जोन को हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड जोन। सुपर हीटेड जोन, ये टू फेज जोन है, टू फेज जोन है, और ये तुम्हारा आपका सबकूल्ड जोन है, जहाँ पर सॉलिड में हीट दिए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, अगर होगा तो उस समय फेज चेंज नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे देखिए, ऐसा होता है, मतलब पहले ऐसा होगा, फेज चेंज, सॉलिड से लिक्विड में फेज चेंज होते समय उसका प्रेशर नहीं बढ़ता है या टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, वो दोनों कांस्टेंट रहता है। फेज चेंज होने के बाद अगर आप फर्दर आप हीट दिए, तब वो जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर राइज होते होते जो भी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका फर्स्ट जो है वेपर बनना शुरू होगा। यहाँ पर टोटल लिक्विड है लेकिन टेम्परेचर राइज हुआ है, यहाँ पर लिक्विड है लेकिन टोटल टेम्परेचर उसका कम है। यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड जो है उसमें हीट दे रहे हैं, तो हीट जब दे रहे हैं तो सॉलिड में उसका फेज चेंज होता है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। इधर सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड का में हीट दिए तो सबसे पहले वो पूरा का पूरा उसका टेम्परेचर बढ़ा, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा। इस पॉइंट पर लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हुआ। लिक्विड जो है वो अब पूरा का पूरा इस पॉइंट पे लिक्विड हो गया। यहाँ पर लिक्विड का टेम्परेचर राइज हुआ, यहाँ पर जो हीट दिए उसको हम बोलते हैं लिक्विड का टेम्परेचर, हीट देने से लिक्विड का टेम्परेचर राइज हुआ। यहाँ पर फर्स्ट वेपर ड्रॉपलेट बना जो कि इस डायरेक्शन में गया, फिर वो इस डायरेक्शन में गया। इस जोन को हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड जोन। तो सुपर हीटेड जोन में जो भी गैस जो ही है उसको हम बिहेव करता है एज ए गैस। तो कह रहा है सुपर हीटेड वेपर बिहेव्स एग्जैक्टली एज गैस, एग्जैक्टली एज गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ होता क्या है? तो बॉयल्स लॉ के लिए हम लोग जानते हैं, बॉयल्स लॉ को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बॉयल्स लॉ ये बोलता है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। बॉयल्स लॉ क्या है? एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास of a perfect gas varies inversely as the absolute pressure. Volume is directly inversely proportional to pressure. Volume is inversely proportional to pressure. कब? When temperature is constant and mass is constant. Mass constant, temperature constant, तब volume is inversely proportional to pressure. ये यहाँ हटेगा तो constant है by P. P इधर जाएगा PV by PV is equal to constant. PV is equal to constant. This is known as isothermal process और बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ मतलब B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ जो होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस भी उसको कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस को मैं अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें P और V के बीच, तो P और V के बीच जो हमको डायग्राम मिलेगा वो इस तरह का कर्व मिलेगा। ये हम लोग आगे देखेंगे कि कर्व ही क्यों होता है P और V आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम ड्रॉ करें P और 1/V के बीच, P और 1/V के बीच, तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। P और 1/V, P और 1/V दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली में एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर है तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। तो दिस इज अ हाइपरबोलिक कर्व, सो द फंक्शन इज कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शन।
इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दिस इज नोन एज बॉयल्स। तो कह रहा है बॉयल्स लॉ से हमें मिला क्या? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहाँ है पीवी इज इक्वल टू? बॉयल्स लॉ द परफेक्ट गैस, पीवी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल ऑकर। जीरो प्रेशर कब होता है? तो जीरो प्रेशर कब होता है इसको जानने के लिए कि जीरो प्रेशर कब होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर कुछ है मेरे पास डेटा। ये डेटा बोलता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 atm, 1 atm इज इक्वल 10⁵ पास्कल। वैक्यूम की अगर बात करें तो लो वैक्यूम, हाई वैक्यूम, परफेक्ट वैक्यूम, बहुत तरह वैक्यूम को बहुत तरह से क्लासीफाई करता है। लो वैक्यूम किसको बोलते हैं? तो इससे थोड़ा सा अगर कम है प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो लो वैक्यूम बोलते हैं। थोड़ा और ज़्यादा कम है, 1 × 10⁻⁻1 पास्कल है तो उसको हाई वैक्यूम बोलते हैं। अगर परफेक्ट वैक्यूम मतलब वो जीरो पास्कल अगर है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट वैक्यूम। एट -273 डिग्री, ये जो 0 पास्कल होता है वो कब होता है? ये होता है 0 केल्विन पे। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर। हम लोग ये जानते हैं कि लिक्विड बॉयल्स व्हेन द प्रेशर इज बिलो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से अगर नीचे किसी का प्रेशर कर दें, किसी भी लिक्विड का प्रेशर अगर वेपर प्रेशर से बिलो कर दे तो बॉयल होना चालू हो जाएगा। बॉयल करवाने के लिए सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्रेशर भी घटाने से बॉयल होता है। मतलब कि बॉयल अगर करना है और उसका प्रेशर अगर हम वेपर प्रेशर से कम कर दे तो लिक्विड बॉयल्स हो जाएगा। और लिक्विड अगर बॉयल्स हो जाता है बिलो वेपर प्रेशर से कम अगर होता है तो बॉयल करना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर घटते घटते प्रेशर अगर 0 प्रेशर हो जाए, एट 0 प्रेशर नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट। सारा का सारा लिक्विड क्या हो गया? बॉयल होकर के उड़ गया। नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एट 0 प्रेशर, नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन ये बोलता है नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट 0 प्रेशर। 0 प्रेशर पे कोई भी लिक्विड, वैक्यूम लिखा है तो वैक्यूम मतलब बहुत सा वैक्यूम होता है, लो वैक्यूम, हाई वैक्यूम, मीडियम वैक्यूम, परफेक्ट वैक्यूम। तो कौन सा वैक्यूम ये स्पेसिफाई नहीं है और यहाँ पे 0 प्रेशर लिख रहा है, इसलिए हम लोग यही मारेंगे। -273 डिग्री सेल्सियस रहता तो शायद ये भी हो सकता था, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस पर ही ऐसा होता है। 0 पास्कल प्रेशर होता है जिसको हम लोग परफेक्ट वैक्यूम बोलते हैं। और 0 पास्कल प्रेशर अगर हो तभी एट 0 प्रेशर पे ही नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट। यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर आपका डिग्री केल्विन है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या होता है जी? वाट। पावर का यूनिट वाट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी नोन एज पावर। द कंडीशन फॉर परफेक्ट वैक्यूम। परफेक्ट वैक्यूम का कंडीशन क्या है? परफेक्ट वैक्यूम एब्सोल्यूट 0 प्रेशर कैन बी अटेंड। परफेक्ट वैक्यूम मतलब एब्सोल्यूट 0 प्रेशर। परफेक्ट वैक्यूम मतलब परफेक्ट वैक्यूम मतलब एब्सोल्यूट 0 प्रेशर। परफेक्ट वैक्यूम मतलब एब्सोल्यूट 0 प्रेशर। एब्सोल्यूट 0 प्रेशर कब होगा? तो एब्सोल्यूट 0 प्रेशर होगा जब मेरे पास मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होगा। मॉलिक्यूल्स अगर बहुत दूर दूर होगा मतलब उसमें कोई भी मोमेंटम नहीं होगा, कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा, बहुत दूर दूर होगा, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट 0 प्रेशर होगा। मतलब परफेक्ट वैक्यूम में कंडीशन कितना होगा? -273, टेम्परेचर एट -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर वो परफेक्ट वैक्यूम होगा। एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफेक्ट वैक्यूम होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज वन हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वैसा चीज जो कि मास पे डिपेंड नहीं करे या एक्सटेंड पे डिपेंड नहीं करे, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसा होता है जो कि मास पे डिपेंड करे और एक्सटेंड पे डिपेंड करे। तो इसमें सिंपली कौन सा होगा? डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी।
मतलब दो तो ऐसे ही याद रखना होगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा भी एक लिस्ट देंगे आगे में हम, जो कि बताएगा कौन कौन सा प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन कौन सा एक्सटेंसिव है। मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करता है। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वही होता है जिस पर यूनिट मास को स्पेसिफिक, मतलब कि इंथैल्पी पर यूनिट मास को स्पेसिफिक इंथैल्पी बोलते हैं। अगर कैपिटल एच को हम इंथैल्पी बोलते हैं तो कैपिटल एच बाई एम, मतलब कैपिटल एच पर यूनिट मास को स्मॉल एच बोलते हैं, जिसको स्पेसिफिक इंथैल्पी होता है। इसी तरह स्पेसिफिक इंट्रोपी होता है। स्पेसिफिक इंट्रोपी इज इक्वल टू इंट्रोपी बटा में मास। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। तो ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ पर तो आपका लिखा हुआ है intensive property of the system is one. Intensive property of the system is one whose value does not depend on the mass of the system, like temperature and pressure. Option B. Next, specific heat of air at constant pressure is equal to. नेक्स्ट बोलता है स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू। तो यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है 1.003 किलो जूल पर केजी केल्विन। यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ उसमें 1.003 कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इस बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो CGS यूनिट में लिखा हुआ है, KGF यूनिट में मैक्सिमम लिखा हुआ है, KGF यूनिट में। अगर हम देखने की कोशिश करें, CGS में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश कितना होता है, कुछ वैल्यू मिलता है क्या यहाँ पर। तो CP स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एयर होता है 1.003 किलो जूल पर केजी केल्विन। 1.003 किलो की वैल्यू का 10⁻³ हम रख दें, जूल 10⁻10 kg, के तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, के को हटा ही दिए, जूल पर ग्राम केल्विन, 1.003 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.14 जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.14 जूल। तो अगर हम जूल की जगह रखने की कोशिश करें तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 बटा में 4.14 कैलोरी। तो जूल जहाँ पर है वहाँ पर हम 1 बटा में 4.14 कैलोरी लिख दिए, नीचे में ग्राम केल्विन जिसका 10 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो मिलता है 0.24 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। यहाँ पर 0.24 है क्योंकि आंसर में भी दिया हुआ 0.24, तो 0.24 पर ग्राम केल्विन, 0.24 पर ग्राम केल्विन। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ गैस इज इक्वल टू। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो होता है वो होता है CP/CV। गामा इज इक्वल टू CP/CV। गामा इज इक्वल टू CP/CV। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे CP क्या होता है, CV क्या होता है। CP/CV की रेशियो को हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू R। CP/CV होगा, CP/CV R। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू CP/CV। दिस इज एडियाबेटिक इंडेक्स, दिस इज एडियाबेटिक इंडेक्स और दिस इज CP/CV is equal to R. This is characteristic gas constant. This is characteristic gas constant. CP/CV is equal to R. This is the correct answer. Next question number 32. The behavior of gas can be fully determined by this. इसमें 4 लॉ आंसर दिया हुआ, याद रखिए 4 लॉ, 4 लॉ के द्वारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस डिटरमाइन होता है, बिहेवियर ऑफ गैस डिटरमाइन होता है। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके आगे का जो भी होगा वो सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बस आप लोग से यही आशा करते हैं। थैंक यू।